नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों हमारा जो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पीवाईक्यू का सॉल्यूशन चल रहा है, उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 3 दिसंबर 2020 में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के प्रश्न को, जिसमें आपका 50 जीके के प्रश्न पूछे गए थे। उन सभी 50 प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े संभावित एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन था। तो जो आपका 2018 में स्वर्ण पदक जो प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेल में, वो दोस्तों आपके नीरज चोपड़ा जी थे। तो इसका राइट आंसर आपका नीरज चोपड़ा हो जाएगा। नीरज चोपड़ा वर्ष 2018 में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने थे। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 आपका हुआ है, जो कि 21 में खेला गया है, उसमें भी आपके पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपने दूसरे प्रयास में ही आपका 87.58 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक है जो कि आपका जीते हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपका रहा राष्ट्रमंडल खेल 2018 के बारे में। इसके अलावा जो राष्ट्रमंडल खेल है वो दोस्तों आपका हर 4 साल के बाद आयोजित होता है। तो 2018 में आपका आयोजित हुआ। इसके बाद दोस्तों आपका 2022 में भी है जो कि आपका आयोजित है, जो कि आपका हुआ होगा। ठीक है, तो 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो दोस्तों आपका कहाँ पर आयोजित हुआ। तो ये दोस्तों आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। ठीक है, 2020 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो दोस्तों आपका कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये भी दोस्तों आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में है, जो कि आपका हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा 2018 का कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल था वो दोस्तों आपका कहाँ पर है, जो कि आपका आयोजित है, जो कि आपका हुआ था। ठीक है, तो आपका जो 2022 में कहाँ हुआ था, आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे जो आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 था, उसमें दोस्तों आपका टॉप पर कौन सा देश रहा था। तो बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था। तो फर्स्ट स्थान पे दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था। फर्स्ट स्थान पे आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था। सेकंड पे दोस्तों आपका इंग्लैंड रहा था। थर्ड पे दोस्तों आपका बात करेंगे तो कनाडा रहा था। और फोर्थ पे दोस्तों आपका अपना देश भारत रहा था। ठीक है, तो फोर्थ तक का ही आप जानिए। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितने पदक अपने नाम किए थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने कुल आपका 178 पदक अपने नाम किया था। इंग्लैंड आपका 176 पदक। कनाडा की बात करेंगे तो 92 पदक। और अपने देश भारत की बात करते हैं तो अपना देश जो भारत है वो दोस्तों आपका कितना पदक अपने नाम किया, तो मात्र 61 पदक है जो कि दोस्तों अपने नाम है, जो कि आपका किया था। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 है वो दोस्तों आपका केमा संस्करण था। तो वो दोस्तों आपका 22वां संस्करण था। ठीक है, कौन से नंबर का था, तो 22वां नंबर का संस्करण था। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आपका कब से कब तक आपका इसका आयोजन हुआ था। ये दोस्तों आपका 28 जुलाई 2022 से लेकर आपका 8 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन है, जो कि आपका किया गया था। इस बात को भी आप क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपका बार बार है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस गेम का जो आयोजन है कब से कब तक आपका हुआ था। ठीक है, बस इतना आपको यही याद रखना है। भारत का पदक आपका 61 था बस। इसके अलावा ओलंपिक खेल 2022 की बात करेंगे तो ओलंपिक जो 2020 हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो भारत है आपका कौन सा रैंक लाया था, तो भारत आपका 48वां रैंक लाया था। कुल कितने पदक जीता था, 7 पदक इसने किया था। एक पदक आपका गोल्ड था, 2 पदक दोस्तों आपका सिल्वर था, और 4 पदक आपका क्या था, ब्रोंज था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि पत्तियों के रंध्र में जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का जो वाष्पीकरण है, जो कि क्या कहलाता है, तो जल वनों का जो वाष्पीकरण है पत्तियों के रंध्र में, वो दोस्तों आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो राइट आंसर आपका वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तब होती है जब पौधे मिट्टी से पानी ग्रहण करते हैं और अपनी पत्तियों द्वारा जलवाष्प को वायु में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आपका है वह है दोस्तों कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारत गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक डैश में सम्मिलित है। तो ये दोस्तों आपका अनुसूची 1 में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुसूची 1 होगा। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध है, जिसे सामान्यतः भारत गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक आपका अनुसूची 1 में सम्मिलित है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य वन जीवों के अवैध शिकार, उनके
की खाल मांस के व्यापार को रोकना है। यह अधिनियम आपका जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधे को संरक्षण देता है। इस अधिनियम में आपका कुल 6 अनुसूची हैं जो अलग अलग तरह से वन जीव को सुरक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2022 में हुए संशोधन के पश्चात इस अधिनियम में अब कुल 4 अनुसूचियां ही बचे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि वन जीव संरक्षण अधिनियम आपका किस वर्ष आया था। तो ये दोस्तों आपका 1972 में है जो कि आपका आया था। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किसे मजम उल बहरन नामक पुस्तक का लेखन किया है। तो जो आपका मजम उल बहरन जो पुस्तक है उसके लेखक हैं दोस्तों आपके दारा शिकोह की बात करेंगे तो दारा शिकोह दोस्तों आपका औरंगजेब का आपका बड़ा भाई था। ठीक है, और शाहजहाँ का पुत्र था। शाहजहाँ का 4 पुत्र हुआ जिसमें से आपका दारा शिकोह और आपका औरंगजेब भी था। तो दारा शिकोह के द्वारा ही आपका मजम उल बहरन पुस्तक लिखा गया था। इस पुस्तक का भाषा आपका फारसी था। फारसी भाषा में धर्मों की विविधता और इस्लाम तथा हिंदुओं धर्म एवं अन्य धर्मों की एकता का पता लगाने के लिए सबसे पहला लेख था। अगला है कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो केंद्र सरकार है जो कि आपका केंद्र सरकार भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार का निधियां प्रदान करता है। तो टोटल 3 प्रकार का निधियां प्रदान करता है। कौन कौन सा निधि आपका है तो संचित निधि है, आकस्मिकता निधि है और आपका लोक लेखा समिति है। ठीक है, संचित निधि सभी निधियों पर सबसे महत्वपूर्ण है। इसका उल्लेख की बात करेंगे तो 266 एक में किया गया है। भारत के नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक है इन निधियों का ऑडिट है जो कि करता है। अगला है कि किसी म्यूचुअल फंड निवेश के द्वारा उसके आधार सूचकांक बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो ये अंतर आपका अल्फा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किसी म्यूचुअल फंड निवेश के द्वारा उसके आधार सूचकांक बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर आपका अल्फा कहलाता है। अगला है कि शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो जो शुंग राजवंश है उसकी स्थापना आपका पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। जो आपका जो पुष्यमित्र शुंग था वो दोस्तों आपका मौर्य जो साम्राज्य था, मौर्य समाज का जो अंतिम राजा था आपका बृहद्रथ का आपका सेनापति ही हुआ करता था। इसी के द्वारा दोस्तों आपका बृहद्रथ का हत्या करके आपका शुंग राजवंश का स्थापना किया गया था। इसका पूरा नाम ही आपका पुष्यमित्र शुंग है। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने आपका शुंग राजवंश की स्थापना की। इसका शासन आपका 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक था। यह प्राचीन भारत का एक आपका ब्राह्मण वंश था। इन्होंने शुंग वंश मौर्य वंश के बाद मगध साम्राज्य पर राज किया था। नेक्स्ट आपका है कि द फायर बर्नस फ्लू कर्णु केशव और डैश के द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है। तो ये दोस्तों आपके सिद्धांत पटनायक के द्वारा लिखा गया है। आपका द फायर बर्नस ब्लू। ठीक है, ये पुस्तक आपका करुण केशव आपका सिद्धांत पटनायक के द्वारा लिखा गया है। द फायर बर्नस ब्लू कर्णु केशव सिद्धांत पटनायक का भारत में महिला क्रिकेट के विकास का एक व्यापक अध्ययन है। द फायर बर्नस ब्लू भारत में महिला क्रिकेट की यात्रा का दस्तावेज है। अगला है गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। तो गुर्दे में जो बना मूत्र होता है वो आपका मूत्र वाहिनी के द्वारा आपका क्या होता है, आपका मूत्राशय में पहुंचता है। तो मूत्र वाहिनी इसका राइट आंसर है। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। मूत्र प्रणाली का उद्देश्य शरीर में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करना, रक्त की मात्रा और रक्तचाप को नियंत्रित करना, विद्युत अपघटे और मेटाबोलाइट्स के स्तर को नियंत्रित करना और रक्त पीएच को नियंत्रित करना इसका काम है। नेक्स्ट आपका है कि नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत आपका वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो लेम डक का उपयोग किया जाता है। तो लेम डक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु आपका लेम डक यानी कि लंगड़ा बत्तख शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह नई लोकसभा के चुने जाने के बाद मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र को संदर्भित करता है। लेम डक सत्र के दौरान आपका अनुपूरक बजट पेश किया जाता है क्योंकि यह मौजूदा सरकार का आखिरी सत्र होता है। अगला है कि भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड जो मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका के.एम. करियप्पा इसका राइट आंसर है। भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय आपके के.एम. करियप्पा को है। फील्ड मार्शल करियप्पा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मेंशन इन डिस्पेस लीजेंड ऑफ मेरिट भारत के पहले सेनाध्यक्ष थे।
अगला है कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने सितंबर 2020 में वेस्ट ऑफ द वेयर डैश का संचालन प्रतिबंध किया है, जिससे संपुष्ट रेलवे आरक्षण यानी कि कन्फर्ट रेलवे रिजर्वेशन में हेरफेर करने का उपयोग किया जाता था। इसका राइट आंसर आपका रियल मैंगो इसका राइट आंसर है। 2020 का करंट अफेयर से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगला है कि शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था। तो शिवाजी के शासनकाल में आपका सरदेशमुखी जो कर है वह आपका वसूल किया जाता, तो राइट आंसर आपका सरदेशमुख था। इसके अलावा शिवाजी के शासनकाल में भू राजस्व के अलावा राज का दो और स्रोत थे, एक आपका सरदेशमुख कर, एक आपका चौथ कर। चौथ जो है आपका गैर मराठा क्षेत्रों से आक्रमण से बचने हेतु वसूला जाता, और सरदेशमुख जो कर है आपका मराठा प्रमुख को दिया जाने वाला कर था। अगला है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में रचना के द्वितीय भाग को निर्देशित करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अंतरा इसका राइट आंसर है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में अंतरा रचना के द्वितीय भाग को निर्देशित करता है। इसके अतिरिक्त ख्याल, ठुमरी, तप्पा शैली, तराना शैली, गजल आदि किसी रचना के भाग को निर्देशित करता है। गीत के दूसरे भाग को अंतरा कहा जाता है, इसको बस याद रखिए। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किलेबंदी की घेराबंदी की थी। तो इसका राइट आंसर आपका सर हिरोज इसका आपका राइट आंसर था। ठीक है, 1858 ईस्वी में सर हिरोज ने झांसी के किले को घेराबंदी की थी। झांसी के करेरा नामक स्थान पर सर हिरोज के अंग्रेजी सेना से रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई। वह कहाँ से कालपी पहुंची और तात्या तोपे से जा मिली, परंतु वहां भी सर हिरोज के आक्रमण से परिणाम स्वरूप रानी को कालपी से भागना पड़ा। नेक्स्ट आपका है कि मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेश शब्द का प्रयोग है जो कि डैश हेतु किया जाता था। तो मध्यकालीन भारत में जो ब्रह्मदेश शब्द है उसका उपयोग आपका भूमि के उपहार के रूप में किया जाता। तो राइट आंसर आपका भूमि का उपहार इसका राइट आंसर था। इसके अलावा मध्यकालीन भारत में ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को उपहार या दान देने की समृद्ध परंपरा रही है। दान में आपका घर का भी दान किया जाता, बाग का किया जाता, भूमि का दान, स्वर्ण का दान, गाय बैल आदि का दान किया जाता। अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए प्रतीक माना जाता था। अगला है कि महासागरों को अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन बुल द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह को डैश नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका होप स्पॉट्स इसका राइट आंसर है। महासागरों के अध्ययन से जुड़ा जो संगठन था आपका द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन बुलू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह को होप स्पॉट्स नाम दिया गया है। यह नाम समुद्री विज्ञान सिल्वा अर्क द्वारा दिया गया है। सिल्वा अर्क द्वारा कहा गया है कि हमने यहाँ कई प्रकार के क्षेत्रों की पहचान की है जो हमारे संकटग्रस्त महासागरों के स्वास्थ्य को बहाल करने की वास्तविक आशा का प्रतिनिधित्व करती है। अगला है मदीकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जो आपका मदीकेरी पर्वतीय जो स्थल है वो दोस्तों आपका तेलंगाना में स्थित है। तो राइट आंसर आपका आपका तेलंगाना नहीं आपका कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। मदकेरी जो पर्वतीय स्थल है वो दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। मदीकेरी को दक्षिण का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यहाँ की धुंधली पहाड़ियों, हरे वन, कॉफ़ी के बागान, प्रकृति के सुंदर दृश्य मदीकेरी को पर्यटन स्थल बनाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन सा है। तो ये स्थान आपका 9वां है। 2020 का करंट अफेयर से 2023 चल रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो दोस्तों आपका 1856 में पारित किया गया। तो 1856 इसका राइट आंसर है। इसके अलावा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। यह अधिनियम 1856 के लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम भारत में विधवा की स्थिति को सुधारने पर केंद्रित था। नेक्स्ट आपका है कि मंडुक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है। तो मंडुक जो शब्द है वो दोस्तों आपका किस नृत्य शैली का मूल तत्व है। तो ये दोस्तों आपका कुचिपुड़ी का मूल तत्व है। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है तो कहाँ का है। तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का एक आपका शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी याद रखिएगा, जिससे आपका मंडुक जो शब्द है आपका संबंधित है। तो मंडुक शब्द मेढक की एक कहानी कुचिपुड़ी नृत्य शैली का मूल तत्व है। कुचिपुड़ी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के शास्त्रीय नृत्य रूप में से एक है। कुचिपुड़ी नृत्य में मुख्य रूप से सांसारिक तत्वों को दर्शाया जाता है। अगला है कि भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसका राइट आंसर आपका श्री हरगोबिंद साहिब जो कि आपका पंजाब में है स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, श्री हर मंदिर साहिब आपका
पंजाब युग्म सही है। श्री हरमंदिर साहिब सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल, सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो लिंगराज मंदिर है, ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका जो लिंगराज मंदिर है वो फ्रेंड्स आपका कहाँ है, ठीक है। तो लिंगराज मंदिर की बात करेंगे तो ये जो आपका लिंगराज मंदिर है वो दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो लिंगराज मंदिर है दोस्तों आपका कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में भी कहाँ, तो राजधानी उड़ीसा का भुवनेश्वर है, ठीक है, वहाँ पर स्थित है। ये कौन से भगवान को समर्पित है, ये भी आपके प्रश्न में बन सकता है। तो ये दोस्तों आपका शिव भगवान को समर्पित मंदिर है, ठीक है, शिव भगवान को समर्पित मंदिर है, इसको भी याद रखिएगा। इसका जो स्थापना है किसने कराया था, ये भी आपका क्वेश्चन है जो कि बन चुका है। तो इसका स्थापना आपका ययाति केसरी के द्वारा है, जो कि आपका कराया गया था, ययाति केसरी के द्वारा है, जो कि दोस्तों आपका कराया गया था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका है उनाकोटी गुफा मंदिर, ठीक है। तो आपका अगला है उनाकोटी गुफा मंदिर। तो उनाकोटी गुफा मंदिर की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये दोस्तों आपका कहाँ पड़ेगा, तो ये दोस्तों आपका त्रिपुरा में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका उमाकोटी जो गुफा मंदिर है ये दोस्तों आपका त्रिपुरा में स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। जिसका निर्माण है जो कि आपका 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, ठीक है। उनाकोटी जिले में स्थित है, उनाकोटी जो कि त्रिपुरा राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला आपका है, अगला है वह है दोस्तों आपका गोल गुंबज। गोल गुंबज की बात करेंगे तो गोल जो गुंबज है फ्रेंड्स वो आपका आंध्र प्रदेश में ना है। गोल जो गुंबज है वो दोस्तों आपका कहाँ है, तो ये आपका है, ये दोस्तों आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। गोल गुंबज कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा गोल गुंबज का जो निर्माण है आपका मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा आपका इसका निर्माण कराया गया था। इसके जो वास्तुकार थे वो दोस्तों आपके, इसके वास्तुकार आपके कौन थे, दाबुल याकूत इसके वास्तुकार थे, जिसका निर्माण है आपका 1656 ईस्वी में इसका निर्माण है जो कि आपका कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह है कि आपका कि निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत स्थल है। तो यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत स्थल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका जो रानी का बाव है वो आपका यूनेस्को का अमृत सांस्कृतिक विरासत स्थल है। इसके अलावा रानी का बाव यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत है, इसे वर्ष 2014 में शामिल किया गया था। यूनेस्को की स्थापना की बात करेंगे तो 1945 में स्थापना किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रानी का बाव होगा। इसके अलावा आपका जो रानी का बाव सहित आपका जो भारत में यूनेस्को द्वारा जो प्राप्त स्थल है वो दोस्तों कितना है, तो दोस्तों आपका 40 है, ठीक है, 40 है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो रानी का बाव है वो दोस्तों आपका स्थित कहाँ पर है, तो रानी का बाव की बात करेंगे तो दोस्तों आपका भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा इसे यूनेस्को की विरासत स्थल में 2014 को शामिल किया गया था, 22 जून का वो दिन था। इसके अलावा आपके पास 100 रुपये का जो नोट होगा, 100 रुपये का नया वाला नोट होगा जो कि 2018 में जारी किया गया था, उसके पीछे देखिएगा तो रानी के बाव का ही चित्रण है जो कि आपका क्या हुआ मिलेगा। अगला है कि अंगूर में प्रमुख रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर की बात करेंगे तो मुख्य रूप से आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर के अलावा जो टार्ट्रिक अम्ल है वो दोस्तों आपका इमली में भी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अंगूर में प्रमुख रूप से टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर उन दुर्लभ फलों में से एक है जिसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो सफ़ेद क्रिस्टलीय होता है। यह प्राकृतिक रूप से अनेक खट्टे फलों जैसे अंगूर, इमली आदि में पाया जाता है। अगला है कि नीलगिरी की टोडा जनजाति एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो नीलगिरी की जो टोडा जनजाति के द्वारा आपका मोढ़ बेटा जो त्यौहार है आपका मनाया जाता है। नीलगिरी की टोडा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार आपका मोढ़ बेटा है। टोडा जनजाति भारत में नीलगिरी पहाड़ियों तथा दक्षिण भारत में उत्तर पश्चिम तमिलनाडु में पाया जाता है। टोडा जनजाति द्रविड़ जनजातीय समूह से संबंधित है। अगला है काली मिट्टी डैश उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है, तो काली मिट्टी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके कपास का जो उत्पादन है वो आपका काली मिट्टी में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो काली मिट्टी की सबसे खास विशेषता यह है कि ये नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। इस मिट्टी को कपास की मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कपास की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एक खरीफ फसल है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार डैश है जिसके माध्यम से वह शेयर बाजारों में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका डीमैट खाता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको शेयर खरीदना है बेचना है तो इसके लिए दोस्तों आपका एक डीमैट खाता होना ही चाहिए। तो डीमैट खाता भारतीय सरकारों के खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से वो शेयर बाजारों से सूचीबद्ध शेयर का क्रय विक्रय कर सकते हैं। डीमैट खाता एक बैंक खाता की तरह है जिससे आप शेयर सर्टिफिकेट और अन्य सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। इसमें शेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ETF जैसे इन्वेस्टमेंट को रखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है।
अगला है कि भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपका जो बेबरोन स्टेडियम है वो दोस्तों आपका इसका युग्म बिल्कुल गलत है। बेबरोन स्टेडियम की बात करेंगे तो दोस्तों आपका हैदराबाद हिमाचल प्रदेश में नहीं, आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई में स्थित है। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI के स्वामित्व वाला बेबरोन स्टेडियम भारत का पहला अस्थायी खेल स्थल है। वर्ष 1937 में स्थापित किया गया था। दक्षिण मुंबई में स्थित है। इसका नाम मुंबई के तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड बेबरोन के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा ईडन गार्डन की बात करेंगे तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। बारावती की बात करेंगे उड़ीसा में स्थित है। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम आपका गुजरात में है। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर आपका क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है, जो कि आपका अहमदाबाद में स्थित है। ये जो स्टेडियम है आपका विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इसको भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, 1 लाख से अधिक लोग हैं जो कि यहाँ पर आपका बैठ के मैच देख सकते हैं। ठीक है, तो मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। इसके अलावा उड़ीसा में दोस्तों आपका विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। हॉकी स्टेडियम की बात करेंगे तो उड़ीसा में आपका है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। ठीक है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है जहाँ पर आपका 20,000 से अधिक लोग बैठकर आपका मैच हॉकी का देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये आपका जो वर्ल्ड बुक है, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी इसका नाम है जो कि दर्ज किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट है, तो आपकी दीपा मलिक है जो कि आपका क्या है, पैरा एथलीट है। तो राइट आंसर दीपा मलिक होगा। इन्होंने शॉटपुट एवं जेवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी, डिस्कस थ्रो आदि स्पर्धाओं में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के द्वारा विश्व की 10 सबसे प्रेरणादायक महिला एथलीटों में से चुना गया है। अगला है कि 30 जून 2020 तक स्थिति के अनुसार दिल्ली NCT हेतु लोकसभा की सीटें आवंटित किया गया है। तो दिल्ली में जो लोकसभा की सीटें हैं वो दोस्तों आपका टोटल 7 है। ठीक है, अभी भी 7 है, 2020 में भी 7 था। इसके अलावा दिल्ली में लोकसभा सीट आपका 60 है। ये निर्वाचन क्षेत्र वर्ष 1951 में अस्तित्व में आया था। दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आपका उत्तर पश्चिम दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और आपका पूर्वी दिल्ली सम्मिलित है। इसके अलावा आपका बात करेंगे लोकसभा की सीटें का, तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आपकी किस राज्य का है, तो आपका 81 आपका उत्तर प्रदेश का है। इसको भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा है 81 नहीं सॉरी आपका 80 है। अगला है कि मुस्लिम लीग ने 1946 को सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था। तो 16 अगस्त 1946 के दिन को आपका मुस्लिम लीग ने सीधे कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। इसको भी याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को आपका सीधी कार्रवाई के रूप में घोषित किया था। 16 अगस्त 1946 को मुंबई लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में डायरेक्ट एक्शन को आह्वान किया। मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे पाकिस्तान को कानूनी तरीके से नहीं तो हिंसक माध्यम से प्राप्त करने के लिए द डायरेक्ट एक्शन डे 1946 कलकत्ता हत्याक रूप में जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के कलकत्ता में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक धक्कों का दिन था। अगला है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के महीने होता है। तो ग्रीष्मकालीन जो संक्रांति होता है वो आपका जून माह में होता है। तो जून इसका राइट आंसर होगा। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति आपका प्रतिवर्ष 21 जून को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में आपका 22 सितंबर को होता है। विपरीत गोलार्ध में समान तिथियों को शीतकालीन क्रांति कहा जाता है। अगला है वो आपका है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन आपका EM फास्टर के द्वारा किया गया था। तो ए पैसेज टू इंडिया का जो लेखन है वो आपका EM फास्टर के द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, EM फास्टर द पैसेज इंडिया पुस्तक के लेखक है। यह पुस्तक आपको 1920 के दशक में ब्रिटिश राज और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की पृष्ठभूमि का एक उपन्यास है। द टाइम पत्रिका ने 100 उपन्यासों की सूची में से शामिल किया है। अगला है चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो चांदी की रासायनिक प्रतीक की बात करेंगे पत्रिका, ये दोस्तों आपका एजी है। तो एजी इसका राइट आंसर है। इसका प्राउंड संख्या आपका 47 होता है। इसकी अयस्क से पेशियों प्रक्रिया के द्वारा चांदी निकाला जाता है। चांदी एजी का उपयोग अनेक यौगिक निर्माण में जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड में किया जाता है। मतदान के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली स्याही तैयार करने के लिए आपका सिल्वर नाइट्रेट AgNO का प्रयोग होता है। अगला है कि 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डैश की संकल्पना प्रस्तुत की है। तो ये आपका अर्थ गंगा की प्रस्तावना संकल्पना प्रस्तुत की थी। 2019 का है, इसको हम लोग नहीं टच करेंगे। अगला है कि भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था। उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। तो राइट आंसर आपका 1965 इसका राइट आंसर है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुआ था। इसकी स्थापना आपका खाद्य निगम नियम अधिनियम 1964 के बाद हुआ था। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। उद्देश्यों में आपका गरीब किसान के हितों के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन, सार्वजनिक वेतन प्रणाली क्रियान्वयन, आपका समाज उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज देना। अगला है कि और उनके पास की जलमग्न भूमियों ऐसा जल निकाय होते हैं जो प्रायः नदियों के समुद्र के मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया डैश और उनके आसपास की जलमग्न भूमियों में जो भूमियाँ ऐसी जल निकाय होते हैं जो कि प्रायः नदियों के
नदियों के समुद्र के मिलने के स्थान पाए जाते हैं, तो नदी के चौड़े मुहाने यानी कि स्टूडियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टूडियस नदी के चौड़े मुहाने, उनके आसपास की जलमग्न भूमि में ऐसा जल निकाय होते हैं जो प्रायः नदियों के समुद्र से मिलने वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। अगला है डैश के आर्थिक सर्वेक्षण में आपका थोलिनोमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया था, तो 1920 के आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया था, तो राइट आंसर आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा डैश में स्थित सबसे पुराना मस्जिद है, तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो दोस्तों आपका अजमेर में स्थित है, तो अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, सबसे पुरानी मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण है आपका सेनापति मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुब ऐबक ने बनवाया था। वास्तव में इस जगह पर एक आपका बड़ा संस्कृत स्कूल एवं मंदिर था, जिन्हें तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है, तो हड़प्पाकालीन स्थल की बात करेंगे वो आपका गुजरात में स्थित नहीं है, तो आपका अमरी है जो कि आपका गुजरात में स्थित नहीं है। ठीक है, अमरी आपका पाकिस्तान के दादू जिले के सिंध प्रांत में आपका एक प्राचीन स्थल है जो लगभग 3600 ईसा पूर्व से संबंधित है। धौलावीरा की बात करेंगे, धौलावीरा लोथल रंगपुर ये दोस्तों आपका गुजरात का हड़प्पाकालीन आपका पुरातत्वीय स्थल है। ठीक है, अगला है कि पार्श्व निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, तो पार्श्व की बात करेंगे तो दोस्तों आपका लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये खगोल विज्ञान में उपयोग की जाने वाली दूरी का सबसे बड़ा व्यवहारिक इकाई है। अगला है आपका एक पार्श्व के बराबर कितना मीटर होता है, तो एक पार्श्व के बराबर आपका 3.08 × 10 के पावर 6 मीटर होता है। अगला है नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा एवं आपका सम्मिलित नहीं है, तो मदर टेरेसा को दोस्तों आपका शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बिल्कुल सही है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में, वेंकैया कृष्ण रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन आपका जो चंद्रशेखर वेंकटरमन था उनको चिकित्सा के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दोस्तों आपका भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा। जो नोबेल पुरस्कार है वो दोस्तों आपका भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य, चिकित्सा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। दिया जाने वाला आपका विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला है सितंबर 2020 में द्वारा पंच सितारा ग्राम यानी कि 5 स्टार विलेज योजना का प्रारंभ किया गया था। यह आपका भारतीय डाक, ठीक है, भारतीय डाक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय डाक ने शुरू किया था 5 स्टार विलेज, ये आपका 2020 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग नहीं टच करेंगे। अगला एक भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है पूछा गया है, तो आपके प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित करते हैं। ये बिल्कुल इनका क्या है, आपका एक वैधानिक शक्ति है। ठीक है, इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति यह है कि वो प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 87 में ऐसी 2 स्थितियों का उल्लेख किया गया है जब राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाएगा। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होने पर जब निचले सदन की पहली बार बैठक होगी तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित किया जाएगा। अगला है कि आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक को कहा जाता है। तो आरबीआई अधिनियम 1934 में जो आपका दूसरा जो अनुसूची है, अगर उस दूसरा जो अनुसूची है उसी में शामिल जो बैंक होगी उसी को आपका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जो कि आपका कहा जाएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 112 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है संसद के दोनों सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, जिसे कि आमतौर की भाषा में बजट कहते हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण रखवाएगा, जिससे इस भाग को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अगला है कि डैश शब्द यूनिसेट्रल का पूर्ण रूप है। तो यूनिसेट्रल की बात करेंगे तो इसका जो पूर्ण रूप है आपका यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इसका आपका पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला है वह है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो वो आपका अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके अलावा 1833 के चार्टर अधिनियम को ब्रिटिश सरकार में केंद्रीकरण की दिशा में आपका अंतिम कदम माना जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कार्यकारी विधायी अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल एक प्रशासनिक निकाय बना दिया था। अगला है वह है कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक घटनावृत्त के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास वो वस्तुएं होती हैं जिनकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता होती है, अतएव वो बिना किसी मौद्रिक माध्यम के उन वस्तुओं को परस्पर आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आवश्यकताओं का द्विसंपात इसका राइट आंसर होगा। आवश्यकताओं का द्विसंपात घटनावृत्त के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास वो वस्तुएं होती हैं जिनकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता होती है, अतएव वो बिना किसी मौद्रिक माध्यम के सीधे
उन वस्तुओं को परस्पर आदान प्रदान कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला एक नवीन मोड़दार तथा विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके अलावा माउंट जो अकोंगुआ जो पर्वत है आपका दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन रहा जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।